अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने पेश है तारक इस्माइल सागर का शोराए आफाक नावल ए राहे हक के शहीदों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में एक अच्छा सा कमेंट करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। अगले रोज़ दोनों बाप बेटे की आमद से पहले ही ग्राउंड में ट्रैक सूट पहने जॉगिंग कर रहा था। दोनों को अंदर दाखिल होते देखकर इसने सबसे पहले तैयार करदा मंसूबे के मुताबिक पोजीशन संभाल ली। आज भी राधिका कोल कल वाले रास्ते की तरफ बने ट्रैक पर अपने बाप से अलहदा भागते हुए चक्कर लगा रही थी। अभी इसने दूसरा चक्कर मुकम्मल ही किया था जब इसकी मुखालिफ सिमत से अचानक एक दरख्त के अकब से प्रदीप नमूदार हुआ और वो राधिका से इस तरह टकराया था कि खुद इसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि ड्रामा इतनी ज़्यादा हकीकत इख्तियार कर जाएगा। राधिका तो थोड़ा सा डगमगा कर संभल गई थी, लेकिन प्रदीप की कलाबाजी लगी और वो राधिका के बाएं तरफ वाली ढलान से फैल कर पुख्ता रास्ते पर मुंह के बल गिरा, जिससे इसकी नाक पर चोट आई और बाकायदा खून बहने लगा। इसकी ऐनक एक तरफ गिरी हुई थी और वो खुद उठने की कोशिश कर रहा था। इस बात का एहसास इसे अभी तक नहीं था कि इसके नाक से खून भी बहने लगा है। अलबत्ता ये जान चुका था कि इसने अंदाजे से कुछ ज़्यादा ही लंबी छलांग लगा दी है। राधिका इस अचानक हादसे से चंद लम्हों के लिए तो बौखला कर ही रह गई थी, लेकिन फिर वो संभल गई। इसके नज़दीक एक खूबसूरत और शक्ल से मुहज़्ज़ब दिखाई देने वाला नौजवान मुंह के बल गिरने के बाद उठकर अपनी ऐनक तलाश कर रहा था। राधिका को अफसोस हुआ। आई एम सॉरी। इसने प्रदीप के नज़दीक पहुंचकर ज़मीन पर गिरी इसकी ऐनक इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, गलती शायद मेरी ही है। आदमी को एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए। इसने ऐनक अपनी नाक पर जमाते हुए कहा। क्या मतलब? राधिका को न जाने क्यों इसमें दिलचस्पी सी महसूस होने लगी थी। मतलब ये कि जॉगिंग करते हुए कुछ और नहीं सोचना चाहिए। इसने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी नाक से खून बह रहा है। राधिका को अचानक ही इसकी नाक का ख्याल आ गया। ओ सॉरी, इसने नाक पर हाथ रखकर बड़ी इंकसारी से कहा। राधिका हैरान थी कि वो आखिर इससे किस बात पर सॉरी कह रहा है। न जाने क्यों इसे ये नौजवान दूसरों से कुछ अलग सा दिखाई दे रहा था। अगर आप बुरा न माने तो ये बता दें कि क्या सोच रहे थे। राधिका खुली तबीयत की लड़की थी और इसे दूसरों से जल्द घुल मिल जाने का फन आता था। दरअसल मैं चंद रोज पहले ही लंदन से आया हूँ, इंजीनियर हूँ। अपने देश की मोहब्बत में माता पिता को नाराज करके आ गया। गुज़श्ता 15 दिन से मेरे साथ जो कुछ हो चुका है, इसके बाद से मैं सोचने लगा हूँ कि मैं गलत था या मेरे माता पिता। इसने अपने ट्रैक सूट की आस्तीन से नाक से बहते हुए खून साफ किया और राधिका की तरफ बड़ी मासूमाना नजरों से देखते हुए कहा, अरे इसमें सोचने की क्या बात है, कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन अब तो आपने जो करना था वो कर लिया। राधिका की दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। बहरहाल मुझे अफसोस है कि आपकी वर्जिश भी खराब हुई, प्लीज़ आप जारी रखिए। इसने बड़े मुहज़्ज़ब लहजे में राधिका की तरफ देखकर कहा था। ओ नो, आप इतने परेशान ना हो। बाय द वे, आपका नाम क्या है? राधिका ने इसे मुस्तकबिल की दोस्ती के लिए चुन लिया था। प्रदीप खन्ना। इसने अपना हाथ राधिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम राधिका है मिस्टर प्रदीप। राधिका ने गर्मजोशी से इसका हाथ थाम लिया था। इसे मामूल की बात न जानिए, मुझे वाकई आपसे मिलकर खुशी हुई। हालांकि मुलाकात या तारुफ हासिल करने का ये कोई अच्छा तरीका नहीं था, प्रदीप ने कहा, और मैं भी आपसे यही कुछ कहना चाहती थी। राधिका ने हंसकर दांतों के मोती चमकाए। वो अब प्रदीप के साथ ही बेंच पर बैठ गई थी। आप रहते कहाँ हैं? अचानक ही इसने पूछ लिया था। मैंने बताया ना, सेंट्रल लंदन में। यहाँ मैंने एक फ्लैट किराए पर लिया है। कुछ रिश्तेदार हैं भारत में, लेकिन अच्छा नहीं लगता है किसी पर बोझ बनना। प्रदीप ने ग्राउंड की शुमाली सीमत पर मौजूद फ्लैट्स की तरफ हाथ की उंगली से इशारा करते हुए कहा, अरे आप तो हमारे हमसाए ही हुए, इस तरफ मेरा घर है। राधिका ने मस्जिद की तरफ इशारा किया। खैरियत बेटी? अचानक ही इनके अकब से आवाज़ बुलंद हुई। प्रदीप ने गर्दन घुमाई। इनके सामने ब्रिगेडियर कोल खड़ा था। पापा, मिस्टर प्रदीप। राधिका ने इससे अपने बाप का तारुफ करवाते हुए कहा, ब्रिगेडियर कोल। कोल ने अपना हाथ मुसाफे के लिए इसकी तरफ बढ़ाते हुए इसके सरापे का जायजा खा जाने वाली नज़रों से लिया और इसे मुंतखब कर लिया। प्रदीप के नक्शो निगार और जिस्मानी फिटनेस ने इसे खासा मुतासिर कर दिया था। आपकी नाक पर। कोल ने इसकी नाक की तरफ इशारा किया।
सॉरी सर, दरअसल गलती मेरी ही है। इसने कुछ कहना चाहा लेकिन राधिका ने इसकी बात काट दी। हम दोनों आपस में एक दूसरे की गलती से टकरा गए थे, राधिका ने कहा। वो वंडरफुल ब्रिगेडियर कोल ने कहका लगाया। मिस्टर प्रदीप खन्ना हाल ही में लंदन से आए हैं और उन्होंने हमारे ही इलाके में फ्लैट किराए पर लिया है। राधिका ने सामने फ्लैटों की तरफ इशारा किया। भाई अगर आप मसरूफ नहीं हैं तो हमारे साथ ही आ जाइए, चाय का एक कप हो जाए। यूं भी आज संडे है। ब्रिगेडियर कोल ने इस पर ललचाती हुई नजरें डालते हुए कहा, थैंक यू सर, लेकिन आप तो मसरूफ लोग हैं, मैं अभी नकारा हूँ। मैं तो फारिग ही हूँ, आप डिस्टर्ब। ओ कम ऑन। राधिका ने इसका हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ चलने के लिए रजामंद कर लिया और प्रदीप ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसे टारगेट तक रसाई हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और अब शिकार खुद ही शिकारी को अपने ठिकाने पर ले जा रहा था। तीनों पैदल ही बंगला नंबर 7 तक पहुंच गए थे। यही ब्रिगेडियर कोल का घर था, जहां एक कमरे में इनकी बेगम साहिबा अपने जिस्म को सडोल और मुतवाजन रखने की कसरत फरमा रही थी। अपने खामन के साथ एक अजनबी को देखकर वो मुतजस्सिस सी बाहर आ गई। जहां इसकी नज़र प्रदीप खन्ना पर पड़ी तो इसे फौरन समझ आ गई कि इसका खामन इस अजनबी को अपने घर क्यों लाया है। मिस्टर प्रदीप खन्ना हमारे हमसाए हैं, कोल ने अपनी बीवी से इसका तारुफ करवाया। प्रदीप ने बेतकल्लुफी से अपना हाथ मिसिस कोल की तरफ बढ़ा दिया, जिन्होंने अपनी बेटी और खामन की तरह गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया। प्रदीप जान गया था कि इसकी बरतानवी शहरियत और इंजीनियर होने का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। वो बटेर की तरह कोल फैमिली के अंधे हाथों में आ गया था, जिसे अब कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। क्षमा कीजिए, वॉशरूम। इसने अपनी नाक की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ओ आइए इस तरफ। राधिका इसे अपने कमरे के बाथरूम की तरफ ले गई थी। थैंक यू, प्रदीप ने कहा और अंदर घुसकर अपने सरापे का जायजा लेने के बाद अपनी नाक को पानी से धोकर साफ किया, जिससे नाक पर जमा खून साफ हुआ और वो मुंह धोकर बाहर आ गया। ये लगाइए। बाहर आने पर अपने हाथ में फर्स्ट एड बैंडेज पकड़े राधिका ने कहा। शुक्रिया कहते हुए इसने दोबारा शीशे के सामने खड़े होकर अपनी नाक पर पट्टी जमा ली। ब्रिगेडियर कोल इस दौरान कोई फोन सुनने चला गया था। वापस पलटा तो वो कुछ जल्दी में दिखाई दे रहा था। आई एम सॉरी जेंटलमैन, मुझे तो इमरजेंसी है। इंजॉय योर सेल्फ, फिर मुलाकात होगी, मेहमान का ख्याल रखना। कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ चला गया था। इसके पास वाकई चाय का कप भी इनके साथ पीने का वक्त नहीं था। एक तेज रफ्तार कार और जीप इसे लेने के लिए अगले चंद मिनट बाद इनके घर के दरवाजे पर मौजूद थी। इस दरमियान कोल ने अपनी यूनिफॉर्म पहन ली थी और अब वो एक ब्रीफ केस पकड़े लंबे लंबे डग भरता कार की तरफ जा रहा था। ओके बाय। इसने माँ बेटी और प्रदीप की तरफ देखकर हाथ हिलाया और चला गया। कोल की रवानगी के कुछ ही देर बाद बैरे ने चाय की इतला दी और माँ बेटी के साथ ही वो नाश्ते की मेज पर आ गया था। इसने अपना असल तारुफ यहाँ नाश्ते की मेज पर ही करवाया था, जिसके मुताबिक वो लंदन के 1 करोड़पति हिंदू कुलदीप खन्ना का बेटा था, जिसका कारोबार से दूर दूर तक कोई इलाका नहीं था और जो इंजीनियरिंग की आला तालीम हासिल करके भारत आ गया था। लेकिन यहाँ 15 रोज क़याम के बाद ही इसने अपना इरादा बदल लिया था। मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकता, इसने मिसिस कोल की आंखों में झांक कर मुस्कुराते हुए कहा। ये तो है, आप जैसे जीनियस नौजवान के लिए भारत तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकता। मिसिस कोल ने इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। हाँ, एक बात साबित हो गई है कि मुझे अगर शादी करना है तो फिर मेरी पत्नी भारत की ही होगी, क्योंकि ऐसी पतिव्रता मैंने दुनिया में कहीं भी नहीं देखी। इसने मिसिस कोल का लालच मजीद बढ़ा दिया था। हाँ भाई, ये बात तो सच है, जैसी बीवी तुम्हें भारत में मिलेगी वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। मिसिस कोल ने इसे मजीद पक्का करना चाहा था। चलिए फिर कहीं डबल माइंडेड ना हो जाइएगा। राधिका ने ये कहते हुए चाय की प्याली इसकी तरफ बढ़ा दी थी। नो, अब ऐसा मुमकिन नहीं। हम इंजीनियर बहुत सोच समझ कर ही फैसला करते हैं, क्योंकि हमारे फैसले देर पा होते हैं। इसने राधिका की तरफ मुस्कुराहट उछाली और राधिका खिल उठी। माँ बेटी दोनों इसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी जाहिर कर रही थी। मिसिस कोल का ख्याल था कि भगवान ने ये हीरा इनकी बेटी की अंगूठी में फिट करने के लिए बतौर खास आसमान से नाजिल किया है। करीबन 1 घंटा वो आपस में बातें करते रहे, जिसके बाद उन्होंने बादल नखास्ता ही इसे घर से रुखसत की इजाज़त इस शर्त पर दी थी कि वो आज रात इनके साथ ही डिनर करेगा। माई प्लेयर प्रदीप ने दरबारियों की तरह कदरे झुककर कहा, आप मुतमईन रहिए मामा, मैं अब इन्हें भागने नहीं दूंगी। राधिका ने अपनी माँ से कहा, जो अब गाड़ी पर प्रदीप को इसके फ्लैट तक ड्रॉप करने जा रही थी।
प्रदीप के साथ ही वो इसके फ्लैट में आ गई थी। 2 कमरों के इस फ्लैट को प्रदीप खन्ना ने किराए के फर्नीचर से बिल्कुल होटल की तरह आरास्ता करवाया हुआ था और यहाँ दाखिल होने को पहली नज़र ही में इस बात का एहसास हो जाता था कि वो कोई मामूली आदमी नहीं, किसी खाते पीते घराने का फर्जंद जमंद है। वेल्डन, राधिका ने कमरे पर सरसरी सी नज़र दौड़ाते हुए कहा। थैंक यू, लेकिन ये मेरा घर नहीं, आरजी ठिकाना है, इसने राधिका से कहा। घर भी बन जाएगा मिस्टर खन्ना, अगर आप बनाना चाहेंगे। राधिका ने भी ज़ुमाइनी सी बात कही थी। दोनों मुस्कुरा दिए। यहाँ बैठकर दोनों फिर 1.5-2 घंटे बातें करते रहे। वक्त गुजरने का एहसास दोनों ही को नहीं हुआ था जब अचानक ही दीवार से लगे क्लॉक ने आहिस्ता सी घंटी बजाई और लाशऊरी तौर पर राधिका की नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी तो बेसाख्ता इसने कहा, हाय राम, 9 बज गए, मुझे तो 8 बजे यूनिवर्सिटी जाना था। चलिए आज छुट्टी कर लीजिए, वैसे इतवार को कौन सी यूनिवर्सिटी खुली होती है। प्रदीप ने इसकी तरफ मुस्कुराहट उछाली। ओ मिस्टर प्रदीप, यूनिवर्सिटी तो नहीं खुली, लेकिन हमारा एनुअल फंक्शन होने जा रहा है और मुझे इस्तकबालिया कमेटी की सरबराही सौंपी गई है। माय गॉड, वो लोग क्या सोचेंगे, इसने कफ अफसोस मिलते हुए कहा। मुतमईन रहिए, कुछ नहीं होगा, कल मीटिंग हो जाएगी, प्रदीप ने कहा। दोनों हंस दिए। राधिका से इसने अपने माजी के हवाले से बहुत सी बातें कर डाली थी। इसे अपने लंदन के घर, खानदान और दोस्तों के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि राधिका को अच्छी तरह शीशे में उतार लिया था। आपके वालिद साहब से गुफ्तगू का मौका ही नहीं मिल सका, बहुत मसरूफ़ लगते हैं। ये आर्मी वाले क्या छुट्टी के रोज़ भी काम करते हैं? अचानक ही इसने हवा में तीर चलाया था। अरे डैडी की भली पूछते हो, भगवान जाने वो कैसी नौकरी करते हैं। जब से हम दिल्ली में आए हैं ऐसे ही मसरूफ़ रहते हैं। पहले ऐसा नहीं था और अब तो गुज़श्ता 4-5 रोज़ से दिन रात यही कुछ चल रहा है। अपना ब्रीफ केस कागजात से भरकर लाते हैं और डिनर के बाद अपने कमरे में बंद होकर रात देर गए तक उन्हें उल्टा सीधा करते रहते हैं। अलबत्ता एक काम में रेगुलर हैं कि सुबह मेरे साथ जॉगिंग ज़रूर करते हैं। राधिका ने कदरे बेजारी से कहा। बड़े ज़बरदस्त आदमी लगते हैं, प्रदीप ने मुस्कुराते हुए कहा। बस इनसे ज़्यादा मुतासिर न हो जाना। शायद ये फिक्रा लाशऊरी तौर पर अपने बाप के मुतल्लिक राधिका के मुंह से निकल गया था, इसलिए इसने अपने जज्बात छुपाने के लिए कहका बुलंद किया। देखो राधिका, तुम्हारे घर का हर फर्द मुतासिर करने वाला है। तुम, तुम्हारी मम्मा और डैडी, तुम सब एकदम शानदार हो। तुम लोगों से इंतहाई मुख्तसर मुलाकात के बाद मेरे तो ख्यालात तब्दील होने का खतरा पैदा होने लगा है। इसने ज़ुमाइनी सी बात कहकर राधिका का इश्तियाक मजीद बढ़ा दिया था। ओ माय गॉड, मैं फिर बातों में लग गई। ओके, आज शाम डिनर पर तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, 6 बजे ज़रूर आ जाना। कहो तो गाड़ी भेज दूँ या खुद लेने आ जाऊँ? राधिका ने उठते हुए कहा। नहीं, ये तकलीफ़ ना करना, मुझे कम से कम तुम्हें अभी जहमत देना अच्छा नहीं लगता, इसने राधिका से कहा। ओके बाय। राधिका ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। दिल तो नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन ओके बाय। प्रदीप ने इसका हाथ गर्मजोशी से दबाते हुए इससे रुखसत किया। राधिका मुस्तकबिल के सुनहरे सपने सजाती बड़ी शानदार मूड में घर पहुंची थी। इसका दिल अभी वहां से आने को नहीं चाहता था, ना ही आज इसका कोई फंक्शन था, लेकिन वो प्रदीप के जज्बात का भी अपने मुतल्लिक अंदाज़ा लगाना चाहती थी और इसका अंदाज़ा सही था। प्रदीप को अपनी दानिश में इसने अपना शिकार कर ही लिया था। इसके साथ ही इसने मुसम्मम इरादा किया था कि अब कम से कम इस शिकार को हरगिज़ हाथ से नहीं निकलने देगी, क्योंकि इससे पहले वो अमेरिका के एक नौजवान से हाथ धो बैठी थी, जिसे इसकी बजाय इसकी माँ ने फांस लिया था। राधिका को भारत कभी पसंद नहीं आया था। वो जल्द से जल्द इस मुल्क से छुटकारा हासिल करना चाहती थी और हमेशा गैर मुल्की शहरियत रखने वाले किसी नौजवान की ताक में रहती थी। 3 माह पहले इसने बड़ी मुश्किल से अदियता को फांसा था, लेकिन इस मर्तबा कोई और नहीं, इसकी माँ ही इसकी रकीब साबित हुई, जिसने अदियता पर हाथ साफ कर दिया। दोनों की ज़रूरत से ज़्यादा शराब नोशी की आदत ने अदियता और मिसेस कोल के दरमियान जल्द ही जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर दिया और थोड़े अरसे बाद ही अदियता दोनों माँ बेटी को चक्कर देकर निकल गया, क्योंकि इसे एक बड़े सनतकार घराने तक रसाई हासिल हो गई थी। दोनों माँ बेटी के दरमियान 1 माह तक बोलचाल बंद रही, जिसके बाद मिसेस कोल ने ही माजरत करके इसे मनाया था। वो भी क्या करती, अगर किसी से तारुफ न करवाती तो लोग मिसेस कोल को राधिका की बड़ी बहन ही समझते, जिसके नाज, अदा और नखरे बहरहाल राधिका से ज्यादा मुतासिर कुन थे। आज भी जब वो घर पहुंची तो इसने अपनी माँ से जाते ही कह दिया था, उम्मीद है इस मर्तबा आप अपनी बेटी पर रहम करेंगी। वो स्वीटी जो हो चुका इसे भूल जाओ, तुम आज इसे तैयार कर लो, मैं कल तुम्हारी बाकायदा इंगेजमेंट इसे करवा देती हूँ और चाहो तो शादी भी।
ہنی تم میری بیٹی ہو، بھول جاؤ ماضی کی باتیں، وہ ایک حادثہ تھا، اور وہ حرام خور عدیتا وہ میرا بھی کہاں رہا، بھاگ گیا سالہ کسی اور کے ساتھ، وہ تو رس چوسنے والا بھنورا تھا بیٹی۔ بھگوان کا شکر ادا کرو کہ تم اس کے ساتھ زیادہ سیریس نہیں ہوگی، ورنہ شاید ساری زندگی پچھتاوے کی آگ میں جلنا پڑتا۔ مسز کول نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنا سگریٹ سلگایا اور اس کا کش لینے کے بعد اس سے مخاطب ہوئی۔ پردیپ، البتہ مجھے اس سے مختلف لگتا ہے، میرا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ لڑکا تمہارے ساتھ بالکل فٹ بیٹھے گا۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ بڑا کنزرویٹو قسم کا نوجوان ہے، ڈرنک وغیرہ بھی نہیں کرتا۔ ہاں، اپنے باپ سے اسے بچائے رکھنا۔ اس نے اپنی بیٹی کو آنکھ مار کر کہکہا لگایا۔ ان کی آپ فکر نہ کریں۔ رادھکا اپنی ماں کا اشارہ سمجھ کر مسکرا دی۔ بریگیڈیئر کول دوپہر کے بعد گھر واپس آیا تھا۔ آج اس کے ساتھ ایک کی بجائے 2 بریف کیس تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آج وہ پہلے سے بھی زیادہ مصروف تھا۔ مسٹر کول، اس سوسائٹی میں تمہارے رینک کے 3-4 آفیسر اور بھی رہتے ہیں، لیکن وہ چھٹی ہمیشہ گھر والوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آخر تم ایسا کیا جاب کر رہے ہو؟ مسز کول نے معمول کی بات کہی۔ ڈارلنگ، اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ انٹیلیجنس والے میرے ساتھ تمہیں بھی لے جائیں گے۔ کیسا رہا وہ لڑکا؟ کیا نام تھا اس کا؟ کھنہ۔ بریگیڈیئر کول نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے تو معاف ہی رکھنا، تمہاری صاحبزادی اسے شادی کے لیے پسند کر چکی ہے اور خاصی سیریس بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اسے ہم نے آج ڈنر پر بلایا ہے۔ انجینئر ہے اور برٹش ہے۔ بچی کا کیریئر بن جائے گا، امید ہے تم میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ مسز کول نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ اوہو، ایک تو تم ماں بیٹی مجھ پر ہر وقت شک کیوں کرتی رہتی ہو؟ بھائی، میں وہ عادت چھوڑ چکا ہوں۔ اینی وے، اگر رادھکا نے اسے پسند کر لیا ہے تو اسے قابو ہی رکھنا اور ادھر ادھر بھی اس کا تعارف نہ کرواتی پھرنا۔ بریگیڈیئر کول نے سنجیدگی سے کہا۔ مطمئن رہو، اس مرتبہ بیبی کو پریشان نہیں ہونے دوں گی، مسز کول نے کہا۔ پردیپ جان بوجھ کر 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچا تھا۔ معاف کیجیے، ایک فوجی گھرانے میں وقت پر نہ پہنچنا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن اس میں میرا قصور نہیں۔ پی سی او سے لندن اپنے پتا جی کو فون کرنے گیا تھا۔ واپسی پر ٹیکسی خراب ہو گئی، پھر ٹریفک جام ہو گئی۔ آئی ایم سوری۔ اس نے تینوں کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے جے ہند کہہ کر ان کے جواب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ او نو بیٹا، ایسی کیا بات ہے، یہاں ایسا ہی ہوتا جاتا ہے۔ لیکن بیٹا، اگر تم صرف فون کرنے گئے تھے تو اچھی بات نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے تم نے یہ زحمت کیوں کی؟ مسٹر کول نے اسے بڑی شفیق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، پردیپ نے کہا اور رادھکا کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بریگیڈیئر کول نے اسے انٹرویو شروع کر دیا۔ وہ اس سے بظاہر لا تعلقی کے انداز میں باتیں کر رہا تھا، لیکن پردیپ جانتا تھا کہ وہ اسے پرکھ رہا ہے اور وہ اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا۔ اس نے 10-15 منٹ ہی میں بریگیڈیئر کول کو رادھکا اور اس کی ماں بیٹی کی طرح اپنے برطانوی شہریت کے حامل انجینئر ہونے کا قائل کر لیا تھا۔ ڈرنک لوگے؟ اچانک ہی مسز کول نے سوال داغ دیا۔ او نو، क्षमा کیجیے، میں اس معاملے میں بڑا بیکورڈ ہوں، مجھے ڈرنک کی طرف سے معاف ہی رکھیے، اس نے کھسیانے سے لہجے میں کہا۔ ارے یہ تو تمہاری گریٹنس ہے، آئی لائک اٹ، مسز کول کی بجائے بریگیڈیئر کول نے جواب دیا۔ تھینک یو سر، پردیپ نے قدرے مطمئن ہو کر کہا۔ بریگیڈیئر کول اور اس کی بیوی جان بوجھ کر رادھکا کو اس سے زیادہ گفتگو کرنے کا موقع دے رہے تھے۔ مسز کول کچن اور بریگیڈیئر کول ٹی وی پر خبریں سننے کے بہانے سے جلد ہی الگ ہو گئے تھے، جبکہ رادھکا اور پردیپ آپس میں باتیں کرتے رہے تھے۔ میں نے آج تمہارے لیے خاص طور سے خود ڈنر تیار کیا ہے، ویٹر کو تو ایک طرح سے چھٹی ہی دے دی تھی، مسز کول نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ تھینک یو میڈم، پردیپ نے انتہائی مہذب انداز میں جواب دیا۔ ڈنر کا آغاز حسب توقع دونوں میاں بیوی نے وائن کے گلاسوں سے کیا تھا۔ رادھکا اور پردیپ اس میں شامل نہیں تھے اور رادھکا نے ہی ڈنر ڈائننگ ٹیبل پر سجایا تھا۔ پردیپ نے کمال ہوشیاری سے گفتگو کا رخ آرمی اور پھر پاک بھارت متوقع جنگ کی طرف موڑا تھا۔ مجھے سیاست میں تو کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اخبارات کا مطالعہ ضرور کرتا ہوں۔ یہ آج کل جو آپ کی جنگی مشقوں براسٹیک کا اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ پردیپ نے بالآخر بریگیڈیئر کول کے سامنے دانا پھینک دیا۔ فوجی مسئلے کو ہمارے لوگوں نے خواہ سیاسی مسئلہ بنا دیا، رادھکا نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی بھی کیا ضرورت تھی، جس ملک کا جی ڈی پی اتنا شرمناک حد تک کم ہو، جہاں لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو حالات کے سامنے گروی رکھنا پڑتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہاں ایسے بے تحاشا اخراجات کا کیا فائدہ ہے۔ اتنا خرچ تو شاید برٹش آرمی نے بھی جنگی مشقوں پر نہیں کیا۔ پردیپ نے بات بڑھانے کے لیے بات کی۔
بھائی ہم دراصل اس سارے مسئلے کو ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں، کول نے بالآخر کہہ ہی دیا تھا۔ کیا مطلب؟ رادھکا نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ روز روز کی بک بک جھک جھک سے تو ایک بڑی اور آخری جنگ ہی بہتر ہے، بریگیڈیئر کول نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ واقعی میں سوچتا ہوں کہ آخر سن 71 میں اتنا اہم موقع کیوں کھو دیا۔ دونوں ملکوں میں سے ایک کو پردیپ کی بات بریگیڈیئر کول نے کاٹ دی۔ مائی بوائے، سن 71 میں ہم نے کچھ نہیں کیا، بس حادثاتی طور پر سب کچھ ہو گیا تھا۔ وہ تو اندرا جی تھی جنہوں نے اپنے پتے ہوشیاری سے کھیلے اور ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ جہاں تک ویسٹ فرنٹ کی بات ہے تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم مغربی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ یہاں وہ لوگ بالکل تیار تھے اور عین ممکن ہے کہ اگر ہم اس طرف جنگ جاری رکھتے تو پانسا ہی نہ پلٹ جاتا ہے۔ خیر بات کچھ بھی رہی ہو، میرے خیال سے اب یہ مسئلہ ختم ہونا چاہیے، پردیپ نے بیزاری سے کہا۔ ارے بھائی ہم اس کی تیاریاں تو کر رہے ہیں، دیکھو شاید اگلے 1 ماہ میں ہم پاکستانیوں کے سارے دانت ہی نکال دیں، بریگیڈیئر کول نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ او یس، پردیپ نے شاندار اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کول اس سے کھل گیا۔ پردیپ نے کمال ہوشیاری سے اسے وائن کے 2 ڈبل پیک کھانے سے پہلے چڑھا دیے تھے۔ وہ اب شاید اسے نشہ ہونے لگا تھا۔ رادھکا اور اس کی ماں اس گفتگو سے خاصی بور دکھائی دے رہی تھی، لیکن پردیپ اور بریگیڈیئر کول بڑی گرم جوشی سے اس میں حصہ لے رہے تھے۔ کول نے نشے کی حالت میں تمام احتیاط بالائے طاق رکھ کر پردیپ کے ان تمام خدشات کی تصدیق کر دی تھی جو پاکستان میں پائے جا رہے تھے۔ مختلف بھارتی اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کے حوالے دے دے کر پردیپ نے اس کے منہ سے بہت کچھ اگلوا لیا تھا۔ مسز کول تو اپنے بیڈ روم میں چلی گئی تھی، جبکہ رادھکا کے لیے یہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اوکے ڈیڈ، آپ دونوں اپنی بحث جاری رکھیے۔ میری درخواست پر آج رات مسٹر پردیپ ہمارے مہمان رہیں گے۔ اگر صبح تک اس گفتگو کا کوئی نتیجہ نکل آئے تو مجھے ضرور بتا دیں، رادھکا نے جلے کٹے لہجے میں کہا اور پیر پٹکتی اپنے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر آ جاؤ، میرے کمرے میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، بریگیڈیئر کول نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ او کیوں نہیں سر، میں آپ کے لیے کافی نہ بنا لاؤں؟ پردیپ نے اب مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں جانا تھا۔ بھائی مہمان سے کام کروانا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن ارے سر کیا بات کرتے ہیں، اٹس مائی پلیئر، یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی۔ یوں بھی میں انڈین نہیں ہوں، برٹش ہوں اور وہاں ساری زندگی اپنا کام خود ہی کیا ہے۔ اتفاق سے میں نے آپ کا کچن دیکھ لیا ہے، اس نے بریگیڈیئر کول کی بال کاٹتے ہوئے کہا۔ اوکے جیسے تمہاری مرضی، کول نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ پردیپ نے باورچی خانے کا رخ کیا اور 5-6 منٹ بعد وہ کافی کے 2 مگ تیار کر کے لے آیا تھا۔ اس نے بریگیڈیئر کول کے لیے اس کی مرضی کے مطابق بلیک کافی تیار کی تھی، البتہ اس کی مرضی کے خلاف اس کافی میں اپنی جیب سے نکال کر 2 چھوٹی چھوٹی گولیاں ضرور ڈال دی تھی، جو اب کافی کا حصہ بن چکی تھی۔ کول نے اپنے کپڑے تبدیل کر کے آرام دہ کرسی پر بیٹھا سگار پی رہا تھا جب اس نے کول کے سامنے کافی کا مگ رکھ دیا۔ تھینک یو، کول نے کہا اور مگ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اسے شاید گرم کافی پینے کی عادت تھی۔ آپ کا ذوق مطالعہ تو زبردست ہے سر، میں نہیں سمجھتا تھا کہ ہماری آرمی میں آپ جیسے انٹلیکچوئل بھی ہوں گے۔ پردیپ نے اس کی انا کے غبارے میں ہوا بھری۔ مائی بوائے، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، آدھے پاکستان کو فتح کرنے کی پلاننگ تو اس میں موجود ہے۔ بریگیڈیئر کول نے کونے میں دھری میز پر رکھے اپنے بریف کیس کی طرف اشارہ کیا۔ او مائی گاڈ، یو آر جینیس سر، پردیپ نے اسے پھلایا۔ کول نے کافی کا مگ 5-6 لمبے لمبے گھونٹ بھر کر ختم کر دیا تھا اور بمشکل ابھی اسے میز پر ہی رکھا تھا جب اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ تم نے کیا؟ اس کی بات نامکمل ہی رہی۔ شاید بہت سریع الاثر بے ہوشی کی دوا پردیپ نے استعمال کی تھی۔ ایزی سر، اطمینان سے، پردیپ نے آہستگی سے کہا اور بریگیڈیئر کول کو زمین بوس ہونے سے پہلے ہی اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام کر اس کے بیڈ پر لٹا دیا۔ اب وہ بلی کی طرح اپنے پنجوں پر چلتا رادھکا کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ رادھکا کے کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ بے آواز دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو رادھکا نے کروٹ بدل کر اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر خود پردیپ کا استقبال کرے، پردیپ کے ہاتھ میں موجود چھوٹی سی شیشی سے، جو بظاہر لیونڈر کی شیشی دکھائی دے رہی تھی، خوشبو کا فوارہ نکلا اور رادھکا کے نتنوں میں جا گھسا۔ خوشبو کیا تھی؟ جادو تھا، جادو۔ رادھکا نے اس کا کچھ اور ہی مطلب لیا، لیکن اسے سمجھنے یا اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے چند لمحے ہی میسر آئے تھے جب وہ بستر پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ آئی ایم سوری ہری،
प्रदीप ने कहा और मुस्कुराता हुआ पंजों के बल बाहर आ गया। अब वो मुल्हिका बेडरूम में दाखिल हो रहा था, जिसके अधखुले दरवाजे से मिसेस कोल के खर्राटे सुनाई दे रहे थे। शायद वो गहरी नींद सो रही थी। खुशबू के इस स्प्रे ने इसकी नींद मजीद गहरी कर दी। अब वो कदरे मुतमईन हो चुका था। टेलीफोन का चोंगा इसने उतार कर जमीन पर रख दिया था और अब ब्रिगेडियर कोल के कमरे से वो ब्रीफकेस संभाल रहा था, जिसमें बकौल ब्रिगेडियर कोल के आधे पाकिस्तान की फतह का मंसूबा मौजूद था। उल्लू के पट्टे, तुम पाकिस्तान का बाल बेका नहीं कर सकते। इसने नफरत से ब्रिगेडियर कोल की तरफ देखते हुए इसकी मेज के कोने में धरी चाबियों के गुच्छे से चाबी निकालकर ब्रीफकेस खोला। इसमें मौजूद एक फाइल को खोलकर चंद लम्हों के लिए देखा और धड़कते दिल से इसे दोबारा ब्रीफकेस में बंद करके ब्रीफकेस समेत बाहर आ गया। बरामदे के कोने में लगे हुक से इसने राधिका की गाड़ी की चाबी निकाली और घर की सारी लाइटें ऑफ करने के बाद कार को स्टार्ट करके बाहर आ गया। इत्मीनान से इसने बंगले का गेट बंद किया और गुनगुनाता हुआ कार में बैठ गया। 3-4 मिनट बाद वो अपने फ्लैट के सामने मौजूद था। कार पार्किंग एरिया में खड़ी करके इसने फ्लैट से वो बैग उठा लिया जो पहले ही से तैयार था। ब्रिगेडियर कोल के ब्रीफकेस का सारा बोझ इसने अपने बैग में मुंतकिल किया और कमरे में बिखरे असबाब का जायजा लेकर बाहर आ गया। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद था। गाड़ी इसने पार्किंग की बजाय जानबूझकर इस एरिया में खड़ी की थी, जहां से अगले 15-20 मिनट बाद दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस का लफ्टर इसे उठाकर ले जाता। अपना बैग निकालकर इसने लापरवाही से दरवाजा बंद किया और डोमेस्टिक फ्लाइट काउंटर की तरफ चला गया। दिल्ली से एयर इंडिया की नाइट कोच मदारस जाने के लिए तैयार थी। अगर इसके पास फर्स्ट क्लास का टिकट ना होता तो शायद इसे सिक्योरिटी वाले लाउंज में ही ना घुसने देते। सर, ये आपका बोर्डिंग कार्ड। टिकट काउंटर पर खड़े होस्टेस ने इसे कार्ड थमाया। थैंक यू। प्रदीप ने अपने पीछे नजर डाली, जहां बमुश्किल इकोनॉमी क्लास की कतार में 3-4 मुसाफिर चांस लेने खड़े थे। बैगेज सर, काउंटर वाली लड़की ने इसे मुतवज्जा किया। नो, ओनली मी, इसने मुस्कुराते हुए लड़की की तरफ देखकर कहा। यू आर वेलकम सर, मेजबान खातून ने मुस्बत जवाब दिया। प्रदीप इसे खुदा हाफिज कहकर आगे बढ़ गया। फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों की बस में सवार होने वाला वो आखिरी मुसाफिर था। इसके जहाज में बैठने के बमुश्किल 15 मिनट बाद जहाज टेक ऑफ कर गया। रात एक पहर बीत चुकी थी जब वो चेन्नई के हवाई अड्डे पर उतरा, जहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आमद का वक्त होने की वजह से लाउंज मुसाफिरों से खचाखच भरा हुआ था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।